आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे मस्त झकास जबरदस्त यहाँ पे होंगे, क्योंकि प्लानिंग चैप्टर जो आपके बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 4 है, उसका मैं वन शॉट वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। इस चैप्टर की बात करें तो सबसे बड़ा जो लोगों को कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, वो है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। फिर चाहे वो स्टैंडिंग प्लान हो, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, या फिर सिंगल यूज प्लान हो जैसे प्रोग्राम एंड बजट है। तो इस वीडियो में हम हर एक कंसेप्ट जो है आपको 100% क्लैरिटी के साथ यहाँ पे कराने वाले हैं। साथ ही साथ इंश्योर करेंगे कि हम आपको एक नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे दे, जिससे आप चीजें आसानी से समझ भी पाओ और याद भी रख पाओ। एक चीज मेरे दोस्त हमेशा यहाँ पे याद रखना, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, केस स्टडीज आपके पेपर में आते हैं, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक आपके कंसेप्ट क्लियर होना और दूसरा कीवर्ड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। लेक्चर के दौरान टाइप्स ऑफ प्लान्स को लेके कैसे हम कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड से कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से टाइप ऑफ प्लान है, ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सीधी बात, नो बकवास, तो इसीलिए हम यहाँ पे सीधे वन शॉट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लानिंग चैप्टर की बात करें तो प्लानिंग चैप्टर में कौन से टॉपिक्स है जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग करेंगे, जहां पे प्लानिंग का एग्जैक्ट जो मतलब है वो समझेंगे। उसके बाद उसके फीचर्स, या तो जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, तो फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग हम यहाँ पे कवर करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जहां पे हम ये समझेंगे कि प्लानिंग जो है इतना इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन यहाँ पे क्यों है। एंड देन हम उसके लिमिटेशंस करेंगे। लिमिटेशंस में एक चीज आपको याद रखनी है कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लिमिटेशंस है, लेकिन मैं आपको एक्सटर्नल भी एक बार यहाँ पे समझा दूंगी। देन हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स को देख लेना। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम यहाँ पे मेजर टाइप्स ऑफ प्लान्स वाला क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, उनके अलग अलग कैटेगरीज एंड टाइप्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्लानिंग चैप्टर में, ये समझकर कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। अब किताबी भाषा तो भाई किताब में भी है, बोर्ड में भी है, नोट्स में भी है, हर जगह पे है। पहले हम प्लानिंग ये जो शब्द है इसका मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जिससे ये कंसेप्ट हमारे लिए 100% यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो जब हम प्लानिंग की बात करें मेरे दोस्त, तो ये कहा जाता है, जब भी हम प्लानिंग की बात करें तो ये कहा जाता है, प्लानिंग is thinking in advance. What to do, when to do, how to do, and who is to do. ठीक है, अब यहाँ पे प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस है, मतलब हम कहते हैं कि प्लानिंग यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक है। क्यों फ्यूचरिस्टिक है, क्यों थिंकिंग इन एडवांस करते हैं, उसमें व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू, ये कैसे डिसाइड करते हैं। हम एक बेसिक सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमारे लिए 100% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मान के चलो आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली यहाँ पे एक वेकेशन ट्रिप यहाँ पे मजेदार प्लान कर रही है। अब फैमिली है, घूमना फिरना, मेमोरीज बनाना आम बात होती है। तो एज अ फैमिली आप यहाँ पे वेकेशन पे जा रहे हो, वेकेशन ट्रिप आप यहाँ पे मनाने के लिए जा रहे हो। अब वेकेशन के लिए जाना है, घूमने जाना है, तो पहले चीज तो हम कहाँ जाएंगे, राइट। तो मुझे अगर घूमने जाना है, मैं आज नहीं जा रही, हो सकता है कि मैं दिसंबर में जाऊं। तो मैं कहती हूँ कि हम जो है यहाँ पे क्रिसमस वेकेशन जब होता है, क्रिसमस वेकेशन जब होता है स्कूल्स में, तो एक क्रिसमस वेकेशन के टाइम एक फैमिली ट्रिप जो है यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, घूमने जाने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। अब ये क्रिसमस वेकेशन कब होता है मेरे दोस्त, ये क्रिसमस वेकेशन होता है मेरा यहाँ पे दिसंबर में, राइट। तो मैं दिसंबर में घूमने जाना है, उसके लिए आज प्लान कर रही हूँ। मतलब जो इवेंट है, जो मैं घूमने जाने वाली हूँ, वो फ्यूचर में जाने वाली हूँ, दिसंबर में जाने वाली हूँ, आज तो नहीं जा रही या जाके तो नहीं आई है। इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है। ए बाबू, फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या, कि हम हमेशा आने वाले कल के लिए, फ्यूचर इवेंट्स के लिए हम प्लान करते हैं। बीते हुए कल के लिए, जो हो चुका है उसके लिए आप कभी भी प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। दिसंबर में घूमने जाना है तो पहले से सोचना कि भाई कहाँ घूमने जाएंगे, ठीक है, कितना खर्चा होगा, कैसे जाएंगे, कौन से स्पॉट्स जाएंगे, क्या क्या चीजें लेके जाएंगे, ये पहले से सोचना। सो प्लानिंग इज
थिंकिंग इन एडवांस। अब थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, तो पहला सवाल ये होता है वे टू गो, कहां घूमने जाना है, ठीक है। सेकेंड सवाल होता है व्हेन टू गो, कब घूमने जाना है, ठीक है। थर्ड सवाल होता है हाउ टू गो, कैसे पहुंचोगे वहां पे, ट्रेन से जाओगे, एयरप्लेन से जाओगे, बस से जाओगे, कार से जाओगे, कैसे जाओगे। एंड फोर्थ हु विल अरेंज व्हाट, कौन क्या काम यहां पे करने वाला है, कौन पैकिंग करेगा, कौन शॉपिंग करेगा, कौन फ्लाइट टिकट्स बुक करेगा, कौन होटल्स बुक करेगा, कौन ड्राइवर से बात करेगा, कौन अलग अलग जहां पे चीजें या स्पॉट्स जाना है, डिफरेंट एरियाज जाना है उसकी लिस्ट बनाएगा, कौन क्या काम करेगा। तो प्लानिंग बेटा थिंकिंग इन एडवांस होता है। हम हमेशा आने वाले कल फ्यूचर गोल्स जो कंपनी ने यहाँ पे सेट करे होते हैं उसके लिए हम हमेशा प्लान करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले कल के लिए प्लानिंग किया जाता है। तो मुझे फ्यूचर में घूमने जाना है तो उसके लिए मैं डिसाइड करूंगी क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा। तो क्या करना है, घूमने जाना है, कब जाना है, दिसंबर में क्रिसमस वेकेशन में जाना है, कैसे जाना है, तो फ्लाइट से जाना है जिससे मेरा ट्रैवलिंग का समय बचे, ठीक है। कौन क्या काम करेगा, तो मैं जो है सारी बुकिंग्स करूंगी फ्लाइट की, होटल की, ड्राइवर्स की, ठीक है। मम्मी जो है यहाँ पे सारा जो अरेंजमेंट्स है, कपड़ों का लिस्ट बनाना, खाने पीने का लिस्ट बनाना, ये सारी चीजें मम्मी अरेंज करेंगे। पापा जो है सारे फाइनेंसेस अरेंज करेंगे, जो भी पैसे यहाँ पे करने हैं वो सारी चीजें पापा अरेंज करेंगे। तो कौन क्या काम करेगा पहले से डिसाइडेड रखना, सो दैट सभी को अपना काम पता हो और सभी अपना अपना काम करके ये जो हमारी ट्रिप है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाए, ठीक है। तो बाबू इसीलिए हमेशा क्या कहा जाता है, प्लानिंग का जो मीनिंग या कंसेप्ट है उसमें क्या कहा जाता है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू and drawing a road map of what you want to do in the future, in the future। इसलिए हम कहते हैं प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले कल के लिए हम यहाँ पे प्लान करते हैं। तो फ्यूचर में जो भी हमारी गोल्स है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, वो पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए जो एक रास्ता है, जो एक रोड मैप है मेरे दोस्त, वो कौन बनाता है, तो वो प्लानिंग बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ प्लानिंग की अगर बात करें तो ये बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है, आप इसको वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि जब भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो POSTC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत हमेशा हमेशा किससे होती है मेरे दोस्त, प्लानिंग से, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि प्लान्स जो है, ठीक है, प्लान्स बनाए जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स या तो गोल्स को यहां पे अचीव करने के लिए। इस साथ ही साथ और एक चीज को आप हमेशा यहाँ पे याद रखना कि प्लानिंग को लेकर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूं, ठीक है। प्लानिंग को लेकर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि कहता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप between where you are today and where you want to reach, ठीक है। तो प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग को लेकर एक स्टेटमेंट आपको आपकी किताब में दिखेगा जो कहता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू वांट टू रीच इन द फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे 100% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि आपकी एक कंपनी है और आप अपनी कंपनी में यहाँ पे कुछ फ्यूचर गोल सेट करते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि 2024-25 का जब हमने यहाँ पे फाइनेंशियल्स कैलकुलेट किए तो 2024-25 में हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था यहाँ पे 25 करोड़ रुपए। कितना था, 25 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर रही हूं। अब हमने एक गोल सेट किया कि 2025-26 मतलब आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर कम से कम 30 करोड़ यहां पे हो जाना चाहिए। ये क्या है, तो ये मेरा गोल है, ये मैं अचीव करना चाहती हूं, ये मैं पाना चाहती हूं। मैं अपनी कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ाना चाहती हूं, 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए जो है यहां पे मैं करना चाहती हूं, ठीक है।
अब मैंने गोल सेट किया, मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, ये कुछ भी हो सकता है, मुझे सेल्स बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, मुझे यहाँ पे मार्केटिंग टेक्निक्स इंक्रीज करनी है, मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे डिफेक्टिव रेट कम करना है। गोल या ऑब्जेक्टिव कंपनी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, पाने के लिए आप यहाँ पे बस ऐसे मंत्र जपोगे, अरे गोल पा जा, गोल आ जा, तो ये नहीं होने वाला ना भाई। आपके मंत्र जपने से, कहने से तो गोल्स अचीव नहीं होते। तो मुझे ये गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना होगा? तो जो मेरी करंट सिचुएशन है, दिस इज वेयर वी आर टुडे, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा यहां पे आज का सिचुएशन है, ये हमारे गोल्स है, दिस इज वेयर वी वॉन्ट टू रीच, हम यहां पे पहुंचना चाहते हैं, हम इसको पाना चाहते हैं। तो जहां पे आज हम हैं, जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, जो गोल को हम पाना चाहते हैं, वो अचीव करने में हमारी मदद कौन करेगा बेटा? तो वो यहाँ पे प्लानिंग करेगा। तो मुझे प्लान करना होगा, मुझे प्लानिंग करनी होगी, ये देखना होगा कि आज जो मेरा 25 करोड़ का प्रॉफिट है, उसको मैं 30 करोड़ कैसे बना सकूं, क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं कि मेरे सेल्स इंक्रीज हो, रेवेन्यू इंक्रीज हो और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो, ये मुझे प्लान करना होगा। और उसी प्लान को फॉलो करते हुए मैं अपने गोल तक यहां पे पहुंच सकती हूं, जहां पे पहुंचना चाहती हूं फ्यूचर में, वो एरिया तक, उस गोल तक मैं यहां पे पहुंच सकती हूं। और इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग जो है ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन द फ्यूचर। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट। ओके, उम्मीद करती हूं कि आपके लिए जो यहाँ पे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग है क्लियर हो गया होगा। अगर मीनिंग एंड कंसेप्ट क्लियर है तो फीचर्स इंपॉर्टेंस कई गुना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला फीचर ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो फीचर कहता है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ए बाबू, तुम प्लान करते हो, तुम ये सोचते हो कब घूमने जाना है, कहाँ घूमने जाना है, कैसे जाना है, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कौन से स्पॉट जाएंगे, क्या क्या लेके जाएंगे, लेकिन ये सब करते क्यों हो? हम अपने लाइफ में, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल सेट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा गोल हो, बड़े से बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, ये पाने के लिए ही तो प्लानिंग की जाती है ना। तो प्लानिंग का मेन एम या पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है, जैसे हमारे केस में हमारा गोल था कि हमें प्रॉफिट को 25 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ जहां पे करना है, तो जो भी हमारे गोल्स है वो अचीव करने के लिए ही हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का मेन काम होता है कि कंपनी के जो भी गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो पाने में वो उनकी मदद कर सके, उनको बता सके कि कब कहाँ क्या करना है, जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला फीचर क्या है? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हम प्लान्स बनाते हैं सो दैट कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है हम उसको अचीव कर सके, राइट? सेकेंड फीचर है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बाबू, तुम प्राइमरी को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो। तो हम कहते हैं प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा क्यों? अगर आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करोगे, अगर आप यहां पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करोगे, तो मैंने फंक्शंस याद रखने के लिए आपको एक शॉर्टकट भी सिखाया था, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फंक्शंस की सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, उसको याद रखना। तो शॉर्टकट क्या था? POSDC। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत बेटा हमेशा यहां पे किससे होती है? तो हमेशा यहां पे प्लानिंग से होती है। ठीक है, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग, उसके बाद आता है आपका डायरेक्टिंग एंड देन आता है आपका यहां पे कंट्रोलिंग, राइट? तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा यहां पे आपका प्लानिंग होता है, बट ऐसा क्यों? ये कहा जाता है कि प्लानिंग जो है बेस ऑफ अदर फंक्शंस है, मतलब जब तक आप प्लानिंग नहीं करते तब तक आप अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप प्लानिंग की बात करोगे तो प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा। बाबू, तुमने प्लान्स बनाए, डिसाइड किया क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद ही तो रिसोर्सेस अरेंज होंगे ना। रिसोर्स अरेंज करने के लिए, रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, चीजें अरेंज करने के लिए पता तो होना चाहिए पहले क्या काम करना है, काम के मुताबिक रिसोर्सेस चाहिए होंगे। तो प्लानिंग होगा फिर ही ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है।
अच्छा, प्लानिंग में डिसाइड किया क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा, तभी तो तुम स्टाफिंग कर सकोगे। तभी डिसाइड होगा कि क्या क्या काम है, कैसे स्किल सेट के कितने लोगों की जरूरत है, फिर ही तो यहाँ पे स्टाफिंग कर सकोगे, लोगों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर सकोगे। अगर काम ही नहीं पता तो कितने लोग चाहिए, कौन सी स्किल सेट के चाहिए, कैसे पता होगा। देन आता है डायरेक्टिंग, लोगों को काम बताना, इंस्ट्रक्शंस देना, भाई तू ये कर ले, भाई तू वो कर ले। अरे क्या काम करना है पता होगा तब तो बताओगे ना कौन क्या काम करेगा। अगर यही डिसाइडेड नहीं है कि क्या काम करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, तो काम कैसे बांटोगे, इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगे। एंड प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग तो कर ही नहीं सकते। कंट्रोलिंग का काम ही होता है चीजें प्लान के मुताबिक चले ये देखना। तो प्लान ही नहीं है तो चीजें सही चल रही है गलत चल रही है पता कैसे चलेगा दोस्त। तो इसीलिए प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। प्लानिंग करे बिना कोई भी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग इज द फर्स्ट और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे प्लानिंग के ऊपर निर्भर करते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट फीचर जो कि कहता है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह यहाँ पे मौजूद होना, या तो हम इसको यहाँ पे यूनिवर्सल भी कह सकते हैं। बेटा कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट लो, कोई भी डिपार्टमेंट लो, हर एक डिपार्टमेंट हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, गोल सेट करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिपार्टमेंट जो है जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। सुपरवाइजरी लेवल है वो गोल्स एंड टारगेट सेट करते हैं अपने वर्कर्स के लिए। तो हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे डिफरेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो वो पाना चाहते हैं, और ये पाने के लिए उनको तो प्लानिंग करना ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग परवेसिव है, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लो, आप कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ले लो, हर जगह प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, टॉप लेवल बड़े बड़े प्लान्स बनाता है, ओवरऑल कंपनी के लिए प्लान्स बनाता है, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान बनाता है, सुपरवाइजरी लेवल अपने वर्कर्स के लिए प्लान बनाता है, बट प्लान्स तो फिर भी बनाए जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर डिपार्टमेंट में यहां पे प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट फीचर पे जो कि कहता है प्लानिंग कंटिन्यूअस है। बेटा ये अगर आप सोचते हो कि एक बार प्लान किया बात खत्म हो गई तो ये आपकी गलतफहमी है। काफी बार यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, चीजें चेंज होती है, तो हमें उसके मुताबिक अपने प्लान को चेंज करना, मॉडिफाई करना पड़ सकता है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप घूमने जा रहे थे, अब आपने तो डिसाइड किया टाइम बचाना है तो हम यहाँ पे एयरप्लेन में यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। आप एयरपोर्ट पहुंचे, मान के चलो आपकी फ्लाइट डिले हो गई, 2-3 घंटा आपकी फ्लाइट यहाँ पे डिले हो गई। अब फ्लाइट डिले हो गई तो आपका पूरा प्लान यहाँ पे चेंज करना पड़ सकता है। जहां जाने वाले थे वहां पे समय से पहुंचोगे नहीं, एक आध जगह स्किप करनी होगी, अपनी आइटिनरी चेंज करनी होगी। तो बेटा ये चीजें यहाँ पे होती है। घूमने चले गए, कश्मीर चले गए, मान के चलो वहां पे बर्फ गिर उठी, वहां पे एवलांच आ गया, जहां पे जाने वाले थे वो चीजें बंद हो गई तो नहीं जा पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि प्लान्स बनाने के बाद भी आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस आते हैं, चीजें चेंज होती है, तो कभी कभी उसके मुताबिक हमें अपने प्लान्स को चेंज करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। अच्छा, दूसरी जरूरी चीज, आपने एक प्लान बनाया, मान के चलो कि आपने यहाँ पे एक गोल सेट किया था, ठीक है, और आपका गोल था या आपका ऑब्जेक्टिव था कि 2025-26 ये फाइनेंशियल ईयर में हमें 30 करोड़ जो है अपना प्रॉफिट यहाँ पे करना है। 25 करोड़ से 30 करोड़ हमें अपना प्रॉफिट करना है। अब आपने ये गोल को अचीव करने के लिए, इसको पाने के लिए बेटा आपने यहाँ पे प्लानिंग करी। ठीक है, प्लानिंग करके आपने ये गोल को अचीव कर लिया, ये गोल आपका यहाँ पे पूरा हो गया, तो फिर आगे कुछ नहीं करोगे बाबू। अगर आपने गोल सेट किया, गोल पाने के लिए आपने प्लानिंग की, प्लान्स को फॉलो किया, गोल अचीव हो गया, दोस्त गोल अचीव करने के बाद आप न्यू गोल सेट करोगे ना। अब आपने अगर 10वीं में गोल सेट किया था कि मेरे को 10th में 90% एंड अबव लाना है, 90% आप लेकर आए, तो क्या आगे पढ़ना छोड़ दोगे? नए गोल सेट करोगे, 12th में इतना परसेंटेज लाना है, 12th खत्म हो गया तो सीए करना है, वो खत्म हो गया तो ये करना है। एक गोल पूरा होगा तो नया गोल सेट करोगे, वापस प्लानिंग करोगे, वो अचीव हो गया तो वापस नया गोल। तो ये चीज है ना, एक साइकिल की तरह, एक सर्कल की तरह चलते रहती है।
और इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम प्लान करते हैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे। एक प्लान अचीव हो जाता है, एक गोल अचीव हो जाता है तो हम नया प्लान बनाते हैं और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के तौर पे चलते रहता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट फीचर, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, जो कि मैं हमेशा आपको बता चुकी हूं, आगे भी पहले भी बता चुकी हूं। जब मैं कहती हूँ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब हम हमेशा आने वाले कल के लिए, फ्यूचर में जो कंपनी ने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके लिए हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। कभी भी बीते हुए कल के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते। आज हम प्लान नहीं कर सकते कि 10th में हमें 95% लाना है, क्योंकि वो हो चुका है, वो बीता हुआ कल है, वो पास्ट है। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग फ्यूचर इवेंट्स, आगे जो हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सेट किए हैं वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सके, हम उसको पा सके, उसके लिए हम हमेशा प्लान करते हैं। और इसके लिए आगे की सोच के फ्यूचर में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सोच कर प्लान्स को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट फीचर, जो कि कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ये पॉइंट है ना, अच्छे से आपको समझना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि जब मैं कहती हूँ प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको घूमने जाना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही जगह है जहां पे आप जा सकते हो, तो क्या ही तो प्लान करोगे दोस्त। प्लान हम तब करते हैं जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस या चॉइसेस होता है। जैसे घूमने जाना है, कब जाना है, तो दिसंबर में भी जा सकते हैं, जनवरी में भी जा सकते हैं, समर वेकेशन में भी जा सकते हैं, तो कब जाना है। अच्छा, घूमने जाना है, कहाँ जाना है, तो कश्मीर भी जा सकते हैं, लेह लद्दाख भी जा सकते हैं, केरला भी जा सकते हैं, उत्तराखंड भी जा सकते हैं, मनाली भी जा सकते हैं, शिमला भी जा सकते हैं, गोवा भी जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स या जब आपके पास चॉइसेस होते हैं और उसमें से आपको चूज करना होता है कि यहां जाए कि यहां जाए, ये करे या वो करे, तब आपको प्लानिंग की जरूरत होती है, तब आप यहाँ पे प्लानिंग का इस्तेमाल करते हो। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होता है। अगर एक ही गोल है, एक ही तरीका है वो करने का, तो प्लानिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऑल्टरनेटिव्स है, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है ऑप्शंस या तो चॉइसेस। ठीक है, तो जब ऑल्टरनेटिव्स है, ऑप्शंस है, चॉइसेस है, तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है, तब आपको प्लानिंग की यहां पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ए बाबू, मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत होती है, शारीरिक काम इसमें ज्यादा नहीं होता है। एक होता है फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे लेबरर्स है, चीजें उठाते हैं, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो शारीरिक काम है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, पूरा दिमाग का खेल है, बहुत ज्यादा सोचना, समझना, रिसर्च करना, स्टडी करना। तो इसीलिए प्लानिंग करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास इंटेलिजेंस है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो यहाँ पे प्लान्स बना सके, जो कंपनी के लिए प्लान्स ड्रॉ कर सके, जिससे हम उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो बेटा प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की, समझने की जरूरत होती है। तो जनरली ऐसे लोग जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, ऐसे लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो जनरली प्लानिंग करता है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा, किधर कितना रिसोर्स यहाँ पे खर्च होगा, कैसे काम को यहाँ पे किया जाएगा, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। बहुत ज्यादा सोचने समझने का काम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है प्लान्स को बनाना। और इसीलिए ऐसे लोग जो इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वही यहाँ पे कंपनी के इंपॉर्टेंट प्लान्स को बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है इंपॉर्टेंस या तो आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। अब भाई प्लानिंग वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है। काम को आप बिना प्लान करे भी कर सकते हो, जैसे घूमने जाना है, बिना प्लान करे रातों रात बैग लेके निकल गए, चलो कहीं तो जाते हैं, कर सकते हो। चीजें बिना प्लान की भी की जा सकती है, लेकिन प्लानिंग करना जरूरी क्यों है। देखो, सबसे पहला कारण है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर आप कोई भी काम को बिना प्लान करे करते हो ना, तो क्या करना है, कहां जाना है, कब जाना है, कहां से शुरू करना है, किधर पहले जाना है, कौन सी होटल में रुकना है, ये हमें पता नहीं होता।
बट अगर पहले से चीजें प्लान है, ठीक है, इस दिन पे निकलना है, इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे की फ्लाइट है, इतने बजे पहुंचेंगे, इतने बजे होटल पहुंचेंगे, पहले दिन यहाँ जाएंगे, दूसरे दिन यहाँ जाएंगे, तीसरे दिन यहाँ जाएंगे, तो पहले से पता है कब क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशन में भी जब आप प्लान्स करके रखते हो तो पहले से एम्प्लॉयज को पता होता है कि किसको क्या काम करना है और उनको सोचने की समझने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको पता है क्या काम करना है, वो बस उसको फॉलो करते जाते हैं। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, वो एम्प्लॉयज को रास्ता बताता है, डायरेक्शन देता है कि उनको क्या काम कब कैसे करना है, जिससे वो कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके। अगर प्लान्स नहीं करोगे, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और फिर आप हो सकता है ऐसे 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 रास्ता भटक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे जाते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है थिंग्स दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, ऐसी चीजें जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको हम यहां पे कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी या ऐसी चीजें जिसको आप यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, फ्यूचर में क्या होगा कब होगा आपको नहीं पता। अब आप घूमने जा रहे हो, फ्लाइट डिले हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, बर्फ गिर सकती है, एवलांच आ सकता है, रास्ते ब्लॉक हो सकता है। क्या पहले से आपको ये चीजें पता होगा? नहीं। सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट भी अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, अनसर्टेन होता है। कब गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ जाए, कब नया कॉम्पिटिटर आ जाए, कब नया कॉम्पिटिटर जो है वो नई पॉलिसी लेकर आ जाए, आपको नहीं पता होता। तो इसीलिए ये अनसर्टेनिटीज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? तो बिफोर मेकिंग और फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, बिफोर मेकिंग और formulating plans, we do forecasting to predict future changes in business environment। तो बेटा यहां पे ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स बनाने के पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले कल में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं, कहां पे चेंजेस हो सकते हैं। पहले ये चीजों को फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, चेंजेस को समझते हैं और फिर उनके मुताबिक यहाँ पे प्लान्स बनाते हैं। तो जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है कि कल उठ के बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, चीजें बदल जाएगी, तो हमारे प्लान्स फेल हो जाएंगे, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि पहले से क्या चेंजेस आ सकते हैं हम इनका अंदाजा लगा के रखते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को यहाँ पे बनाते हैं। अब जैसे हम घूमने जा रहे हैं तो अंदाजा होता है कि बर्फ का समय है, ठीक है, विंटर सीजन है, तो ये चीजें हो सकती है, तो हो सकती है मालूम है ना, तो अकॉर्डिंगली अब तैयारी करके जाओ। तो यही चीजें बेटा प्लानिंग में होती है। प्लानिंग में हमें एज अ बिजनेस पता होता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, चीजें कभी भी बदल सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले से प्रिपरेशंस करके रखते हैं, फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं और उस हिसाब से प्लान्स बनाते हैं, सो दैट अगर ये चेंजेस आई भी तो हम इनको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके। ठीक है, तो पहले से खतरे हैं तो उसकी तैयारी करके रखते हैं, राइट। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ये ओवरलैपिंग का एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? दो जन सेम काम कर रहा है। अब मान के चलो हमने यहाँ पे घूमने का प्लान बनाया, डिसाइड नहीं किया कौन क्या काम करेगा, सबने अपने अपने हिसाब से सोच लिया, मैं ये करूंगा, ये वो करेगी, अपने अपने हिसाब से सोच लिया। अब फ्लाइट टिकट्स पापा ने भी बुक कर दिए, मम्मी ने भी बुक कर दिए। अब 4 जन घूमने जा रहे हैं तो 4 ही फ्लाइट टिकट चाहिए, 8 फ्लाइट टिकट से तो थोड़ी चलेगा, बराबर। तो 4 टिकट तो वेस्ट जाएगी, कैंसिल भी कराओगे तो बहुत सारे पैसे कट जाएंगे। अरे बाबू, ऐसे अगर आप करोगे, पहले से डिसाइड नहीं करोगे कौन क्या काम करेगा, 2 जन सेम काम कर रहे हैं, समय भी खराब, रिसोर्सेस भी वेस्ट, पैसा तो बर्बाद होगा ना। तो इसीलिए प्लानिंग करते वक्त हम ये डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू, कौन क्या काम करेगा। डिविजन ऑफ वर्क पहले से करके रखता है।
अब इससे सबको क्लैरिटी होती है कि कौन क्या काम करेगा, सब अपने अपने काम पे फोकस करते हैं। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि एक काम दो जन कर रहे हैं, उसके वजह से रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। ये चीजें यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज को हम डिपार्टमेंट्स और लोगों में डिवाइड कर देते हैं, लोगों को पहले से बता देते हैं कौन क्या काम करेगा, सो दैट यहाँ पे एक क्लैरिटी हो और सबको अपना अपना काम पता हो, जिससे ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे ना हो, ना ही समय ना ही रिसोर्सेज की बर्बादी हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज का मतलब क्या होता है? कुछ अलग करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ हटके करना। अब एज अ बिजनेस अगर आप कंपटीशन में सर्वाइव करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बिजनेस में नई नई चीजें, इनोवेटिव आइडियाज, नए कामों को यहाँ पे करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैडबरी की बात करते हैं, आज से सालों पहले कैडबरी इज अ वेरी ओल्ड कंपनी। सालों पहले मेरे बचपन में भी यहाँ पे डेयरी मिल्क बहुत चलती थी, ठीक है। लेकिन तभी डेयरी मिल्क में आज जितने वेरिएंट्स आते हैं ना, नहीं आते थे। बस 3 साइजेस आती थी, छोटी, मीडियम और सबसे बड़ी, बस 3 साइजेस आते थे। आपके पास कम पैसे, आप छोटी वाली ले लो, अगर आपको किसी को गिफ्ट देनी है बड़ी वाली ले लो। बस 3 साइजेस या 3 क्वांटिटीज में डेयरी मिल्क यहाँ पे मिलती थी। धीरे धीरे इंडियन मार्केट में फॉरेन कंपनीज विद डिफरेंट चॉकलेट्स, डिफरेंट वेरिएंट्स यहाँ पे घुस गया। अब कैडबरी ने बोला कि भाई हमारा क्या, हम तो पुराने प्लेयर है, लेकिन अभी लोग नए नए वेरिएंट्स के ऊपर जा रहे हैं, इनको कुछ नया चाहिए। तो फिर कैडबरी ने इनोवेशन देना यहाँ पे शुरू करा, नए वेरिएंट्स आ गए, नए शेप्स आ गए, सिल्क पूरा रेंज यहाँ पे लॉन्च कर दिया। फिर वो सिल्क में ऐसा बीच में हार्ट, फिर हार्ट में भी ब्राउन हार्ट भी, पिंक हार्ट भी, ठीक है। फिर अलग पैकेजिंग यहाँ पे दे दी। फिर वो कैडबरी का सरप्राइज बॉक्स यहाँ पे लेके आए थे, वो नहीं छोटे बच्चों का बॉल जेम्स वाला, हाँ। फिर ऐसे गिफ्ट देने के लिए वो कैडबरी सेलिब्रेशन लेके आए कि एक बॉक्स है ऐसा मस्त गिफ्ट विफ्ट के तौर पे आप दे सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जब आप प्लान्स बनाते हो, जब आप ये सोचते हो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो आपके दिमाग में जितने भी खुराफती आइडियाज है ना दोस्त, जितने भी नई नई चीज आपके दिमाग में आ रही है, जितने इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, आप उसको प्लानिंग के वक्त यहाँ पे आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। नए वैरायटीज ऑफ गुड्स है, नई पैकेजिंग है, कुछ नया करना चाहते हो, जितने भी खुराफती आइडियाज है ना, प्लानिंग के वक्त तुम दे सकते हो और उनको इंप्लीमेंट करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव पैकेजिंग, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अच्छा, आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट से एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देती हो। मान के चले कि हम कैडबरी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान के चले कि हम कैडबरी का ही एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। ओके, तो ये आपकी कैडबरी है। अब कैडबरी ने कहा कि मेरा गोल है टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ सिल्क चॉकलेट्स। कैडबरी ने जो नई सिल्क रेंज बनाई थी ना, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, तो उनके शुरुआत में इतने ज्यादा सेल्स नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा ही गड़बड़ घोटाला है कि मेरी तो चॉकलेट बिक ही नहीं रही, ऐसे कैसे चलेगा, तो मेरे को अपनी सिल्क वाली जो वेरिएंट्स है ना, उसका यहाँ पे सेल्स बढ़ाना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है कि आप चेंज इन पैकेजिंग कर दो, ठीक है। एक नई पैकेजिंग लेके आओ जो ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लोग पैकेजिंग देख के अट्रैक्ट हो जाए और यहाँ पे सिल्क ज्यादा खरीदे। दूसरा तरीका है दैट इज रिडक्शन इन प्राइस। आप यहाँ पे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स दे दो जिससे लोगों को वो सस्ता पड़े और लोग उसको खरीद ले। तीसरा तरीका है लेट अस से प्रोवाइडिंग मोर वेरिएंट्स। अलग अलग यहाँ पे ना लोगों को ऑप्शंस, चॉइसेस, फ्लेवर्स, वेरिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल करके दे दो। अब कैडबरी ने सबसे पहले तो सेकंड वाला आइडिया रिजेक्ट किया, बोला कि देख भाई ऐसे आइडिया तो ना दे, सिल्क मेरा प्रीमियम वेरिएंट है, अगर प्राइस घटा दिया तो मेरे को नुकसान होगा और लोग बोलेंगे कैडबरी सिल्क सेम प्राइस पे मिल रहा है, फर्क क्या है। चलो ठीक है, ये आइडिया रिजेक्ट हो गया। तो ये आइडिया में एक नुकसान था, ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स थे, तो हमने ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने अगर पैकेजिंग बदली, चलो शुरुआत में हमने ऐसे चमकीली फेरो रोचर जैसी गोल्डन पैकेजिंग कर दी, शुरुआत में लोग पैकेजिंग देख के शायद खरीद भी ले, लेकिन कब तक जेम्स का वो बॉल देख के जेम्स लोग खरीदेंगे? कब तक खरीदेंगे? एक बार तो समझ में आ जाएगा कि भाई महंगा पड़ रहा है, नॉर्मल जेम्स खरीद लो, उतने पैसे में ज्यादा आ रही है, एक बार तो समझेंगे ना। तो उन्होंने बोला कि पैकेजिंग चेंज करना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, कम समय के लिए हाँ उनके सेल्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट वो उनको यहाँ पे नहीं देगा। तो ये डिसीजन भी, ये आइडिया भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया।
अब बात आई प्रोवाइडिंग मोर वेरिएंट्स। तो हाँ, आज के तारीख में ना लोग एक चीज से बड़े बोर हो जाता है, तो नई नई चीजें उनको यहाँ पे चाहिए होती है। फिर आए सिल्क में खतरनाक वेरिएंट्स की बहार। फिर वो लेकर आए यहाँ पे बबली। बबली तो आ गया, बंटी आज तक आया नहीं, आ जाएगा शायद। ठीक है, फिर वो लेकर आए बबली। फिर वो लेकर आए सिल्क में ओरियो। फिर वो लेकर आए कैरेमल। ठीक है, फिर वो लेकर आए सिल्क पे रेड वेलवेट। ठीक है, फिर वो लेकर आए हेजलनट। ठीक है, अलग अलग सिल्क में फिर वेरिएंट्स आना यहाँ पे शुरू हो गए। जैसे वेरिएंट्स यहाँ पे बड़े, मुझे आज भी याद है वो बबली चॉकलेट की एड देख के क्या ही तो बिका था। फिर वो ओरियो चॉकलेट की एड आती थी, वो हड्डी टूटने वाली, भाई क्या ही बिका था। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है, अब मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। ठीक है, मुझे ये 3 ऑप्शंस, 3 ऑल्टरनेटिव जो थे, मुझे उसमें से यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे चूज करना था। तो चूज करने के लिए मैंने हर एक ऑप्शन का इवैल्यूएशन किया, किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या बुरा है, और फिर बेस्ट ऑप्शन चूज किया। भाई ये पार्ट ऑफ प्लानिंग ही होता है। जब आप चीजें प्लान करते हो ना, तभी आप सारे ऑप्शंस को चेक करते हो कि अगर मेरे को गोल अचीव करना है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अच्छा, उसमें हर एक ऑप्शन में क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या प्रोस, क्या कॉन्स है, मैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो यहाँ पे चूज करूं। तो वो चीजें प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। तो प्लानिंग करते वक्त एक मैनेजर यहाँ पे कैलकुलेटिव डिसीजंस लेता है, जितने भी ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव्स है, जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। सारे ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करता है, इवैल्यूएट करता है, किसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये देखता है, एंड देन जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको यहाँ पे चूज करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बाबू देखो, कंट्रोलिंग का काम क्या होता है, मैंने आपको एक बार नहीं कईयों बार यहाँ पे बताया है। कंट्रोलिंग ensures that plans are followed। कंट्रोलिंग का बेटा एक ही काम होता है कि चीजें जैसे प्लान हुई है, जो जैसे सोचा गया है वैसे ही चीजें यहाँ पे चले। कि वह हमने सोचा था पहले दिन ये करना है, क्या वो हुआ, क्या सोचा था 1 महीने में 100 प्रोडक्ट्स बनने, क्या बने। तो हर चीज प्लान के मुताबिक चले, ये इंश्योर करना, ये देखना कंट्रोलिंग का काम है। कहीं पे भी प्लान के मुताबिक चीजें नहीं जा रही, स्लो जा रही है, आगे पीछे हो रही है, तो कंट्रोलिंग फटाफट उसको करेक्ट करता है टू इंश्योर चीजें प्लान के मुताबिक यहाँ पे चले। बराबर है। लेकिन अगर मेरे पास प्लान ही नहीं है, कंट्रोलिंग कहता है कि हर चीज प्लान के मुताबिक चले, ये देखना मेरा काम है, बट अगर मेरे पास प्लान ही नहीं है, अगर मैंने प्लानिंग ही नहीं की, तो क्या मैं कंट्रोलिंग कर सकती हूँ? मुझे पता ही नहीं है कब क्या करना है, तो क्या मैं ये चेक कर सकती हूँ चीजें सही से जा रही है, प्लान के मुताबिक जा रही है कि नहीं? नहीं। तो इसीलिए प्लानिंग जो है, इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग को वो एक रास्ता दिखाता है, स्टैंडर्ड देता है कि चीजें कैसे होनी है, क्या कब होना है। फिर कंट्रोलिंग देख सकता है कि हर चीज स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही, कोई दिक्कत है, कोई डिविएशन है, तो उसको करेक्ट करता है। लेकिन उसके लिए पहले प्लानिंग करना जरूरी है। प्लानिंग नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकता। तो इसलिए प्लानिंग करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्लान नहीं करोगे, ना ऑर्गेनाइजिंग होगा, ना स्टाफिंग होगा, ना डायरेक्टिंग होगा, और कंट्रोलिंग तो होगा ही नहीं। तो इसलिए प्लानिंग करना बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। ए बाबू, मैं यहाँ पे आपको लिमिटेशंस कराऊं, लिमिटेशंस कराने से पहले 2 चीजें यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज, तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की बात करें तो 2 कैटेगरीज ऑफ लिमिटेशंस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सीबीएसई सिलेबस पे सिर्फ इंटरनल लिमिटेशंस यहाँ पे है। एनसीईआरटी में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों गिवन है, कुछ स्टेट बोर्ड्स में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बताए गए हैं, तो दोनों को आपको यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगी। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके क्वेश्चन में अगर सीबीएसई बोर्ड देखोगे तो उसमें कभी भी इंटरनल लिमिटेशंस बताओ ऐसे स्पेसिफिकली नहीं गिवन होगा, क्योंकि एक्सटर्नल तो है ही नहीं। तो लिमिटेशंस पूछा तो आपको उसको इंटरनल अज्यूम करके यहाँ पे चलना है, और इंटरनल लिमिटेशंस के ही पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की बात करूं तो अनडाउटेडली प्लान करना इंपॉर्टेंट है। जब तक प्लान नहीं करोगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है नहीं पता होगा, तब तक आपको नहीं पता होगा कि गोल्स कैसे अचीव करना है, राइट? लेकिन प्लानिंग करना इतना भी आसान नहीं होता।
प्लानिंग में भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ दिक्कतें हैं जो एज अ मैनेजर प्लान्स बनाते वक्त, उसको इंप्लीमेंट करते वक्त आप यहाँ पे फेस कर सकते हो। सबसे पहली दिक्कत आती है दैट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। बेटा रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैं अगर चाहूं तो क्या इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकती हूँ? नहीं हो रहा। क्या मैं इसको अपने हिसाब से मोड़ सकती हूँ? नहीं हो रहा। तो जब चीजें आपके हिसाब से बदल नहीं सकती, आपके हिसाब से आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपके हिसाब से आप जब उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को हम कहते हैं रिजिड। उसके अगेंस्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। रबर बैंड देखिए, रबर बैंड को बड़ी करनी है, छोटी करनी है, फोल्ड करनी है, आप कर सकते हो। तो रबर बैंड जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। अब हम कहते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कैसे? बेटा देखो, एक बार आपने प्लान बनाया ना, तो वो प्लान बनाने के बाद उसको चेंज करना बड़ी दिक्कत होती है। एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, हम घूमने जा रहे थे, ठीक है, हम कश्मीर घूमने जा रहे थे, हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, फ्लाइट बुकिंग्स कर ली, होटल बुकिंग कर ली, सब कर ली, आइटिनरी प्लान कर लिया, सब हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद दोस्त रिश्तेदार मिले। अब इंडिया में ना दोस्त रिश्तेदार मिलेंगे, समाज के लोग मिलेंगे ना, तो ज्ञान देना तो भाई मतलब एकदम स्टैंडर्ड चीज है, ना करे तो क्या करे भाई। ठीक है, दोस्त रिश्तेदार मिले, उनको हमने बताया कि हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हो? कश्मीर घूमने जा रहे हो। अरे यार कश्मीर जा रहे हो? अच्छा यहाँ जाने वाले हो? नहीं ये तो मुझे पता है। हाय कश्मीर जाओगे और यहाँ नहीं जाओगे? आपको तो जाना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसे कैसे मिस कर सकते हो? अब मैं अगर जाना भी चाहूं तो नहीं जा सकती, सारी बुकिंग्स हो रखी है, उतना समय नहीं है, आइटिनरी चेंज नहीं कर सकते, होटल बुकिंग कैंसिल करी तो मेरे पैसे कट जाएंगे, फ्लाइट चेंज करी तो वापस पैसे कट जाएंगे। तो चीजें ना एक बार प्लान हो गया, फिर उसको बदलना बड़ी दिक्कत होती है। अब तुम पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्लान कर रहे हो, प्लान हो गए, उसके बाद उसको बदलना मतलब सारे प्लान को चेंज करना, सारे डिपार्टमेंट्स में चेंजेस लाना, सारी पॉलिसीज में चेंजेस लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मतलब एक बार अगर प्लान्स यहां पे बन गए, बन जाने के बाद उसको चेंज करना यहां पे मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए प्लान्स बनने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई आप चुपचाप वो प्लान को यहां पे फॉलो करते जाओ। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट लिमिटेशन। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। अब आप बोलोगे मैम बिजनेस एनवायरमेंट तो डायनामिक ही होता है ना, तो डायनामिक एनवायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करेगा? तो प्लानिंग कभी भी काम नहीं करेगा। रुको, अपनी सोच पे ना जरा पॉज लगाओ, जरा ब्रेक लगाओ। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट मतलब अगर आपका बिजनेस एनवायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है, ठीक है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, चेंज होते रहता है, बट अगर अनप्रेडिक्टेबल है, अगर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है, अगर बार बार लगातार हर दिन हर घंटे चेंज हो रहा है, फिर प्लान्स काम नहीं करेंगे। कुछ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसको आप यहाँ पे फोरकास्ट कर सकते हो, कुछ चेंजेस से सडन हो सकता है। बट अगर अनस्टेबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आज कंट्रीज है जिनमें वॉर चल रहे हैं, रशिया एंड यूक्रेन, तो कल उठ के यूक्रेन में क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, वहां के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो जाएंगे, वहां पे कब रशिया अटैक कर देगा, किधर करेगा, कैसे करेगा, नहीं पता है ना। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो ना, आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो ना, आपको पहले से चीजें पता हो सकती है, तो प्लान कैसे करोगे? तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक है, जहां पे चीजें चेंज होते रह रही हैं, उनको प्रेडिक्ट करना भी यहाँ पे डिफिकल्ट है, तो ऐसे केस में बेटा आपने जो सोचा है, जो प्लान किया है, वो काम नहीं करेगा। तो जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, जहां पे चेंजेस बहुत ज्यादा होते रहते हैं और उनको प्रेडिक्ट करना समझना मुश्किल होता है, ऐसे केस में आपके प्लान्स फेल हो सकते हैं, प्लान्स काम नहीं करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक ही होगा, बट कुछ चेंजेस है, जब स्टेबिलिटी होगी, नॉर्मल सिचुएशंस होंगे, चेंजेस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप चीजों को प्लान कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कैसे? इसका एक एग्जांपल यहां पे देती हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया कि एक बार प्लान्स बन गए फिर उसको बदलना काफी मुश्किल होता है। ओके, अब यहां पे एक सुपरवाइजर है जिसका नाम है मनोज। मनोज ने रवि को काम बताया और रवि को बोला कि देखो भाई ये काम है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे प्रोडक्शन कराया। अब रवि के दिमाग में एक आइडिया आया। रवि ने कहा सर
अगर हम ये प्रोसेस में ना थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं तो हमारा काम भी जल्दी होगा और कम रिसोर्सेस में और कम समय में भी हो जाएगा। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? मनोज ने रवि को बोला आइडिया बहुत सुपर्ब है, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लान्स बन चुके हैं, अब इनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटा बहुत बार ऐसे होता है कि प्लान्स बनने के बाद एम्प्लॉयज के दिमाग में कुछ आइडियाज है, कोई सजेशंस है, कोई इनोवेटिवनेस है, कोई क्रिएटिविटी है, वो ये चीजें शेयर करते हैं। भले ही आइडिया कितना भी अच्छा हो, प्लान बनने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो हम उनके आइडियाज को इंप्लीमेंट नहीं करते, उनके सजेशंस को इंप्लीमेंट नहीं करते, क्या होगा? धीरे धीरे वो आइडिया देना, सजेशन देना छोड़ देंगे और उनकी ये जो क्रिएटिविटी है ना, नई नई चीजें सोचना, नई नई चीजें करना, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्यों रिड्यूस करता है? क्योंकि एक बार प्लान्स बनने के बाद एम्प्लॉयज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना होता है। प्लान्स के लिए अगर आप अच्छे आइडियाज दोगे तो भी हम इसको नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, तो धीरे धीरे जाकर एम्प्लॉयज की जो क्रिएटिविटी है, जो सोच है, जो इनोवेटिवनेस है, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लान करते वक्त बाबू खर्चा ना बहुत ज्यादा यहां पे होता है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। क्यों? मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब मेंटल एक्सरसाइज है तो हमें प्लान बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जिनके पास वो नॉलेज, वो इंटेलिजेंस, वो एक्सपीरियंस हो। एक्सपर्ट्स को हायर करोगे तो उनकी हायर सैलरीज होगी, आपको उनको ज्यादा सैलरीज, वेजेस, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ज्यादा सैलरीज दोगे तो जाहिर सी बात है कि इसके वजह से आपका इंक्रीज इन कॉस्ट हो जाएगा, कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा इसके लिए हम कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्सपर्ट ज्यादा होते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करने के लिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं और इसके वजह से कॉस्ट यहाँ पे काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। देखो बेटा प्लान करना ना कॉम्प्लेक्स होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जनरली हम कभी भी घूमने जाते हैं तो मेरा प्रेफरेंस होता है कि हम खुद से चीजें प्लान करें, डिसाइड करें, बुकिंग्स करें। अब इसमें एक फ्रीडम भी मिलता है कि भाई आपको जहां जाना है, जैसे जाना है, आप खुद की मर्जी से जा सक रहे हो, कहीं पे ज्यादा टाइम रुकना है आप खुद की मर्जी से रुक सक रहे हो। दूसरी चीज है थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे पैसा भी बच जाता है, बट ये करने के लिए ना बेटा बहुत ज्यादा समय लगता है। रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग होटल चेक करनी पड़ती है, उनके रिव्यूज चेक करने पड़ते हैं, फिर उनकी बुकिंग चेक करनी पड़ती है, नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, फिर आइटिनरी प्लान करनी पड़ती है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, बहुत समय लगता है। वहीं अगर कोई ट्रैवल एजेंसी है, उसको आप बोलोगे मेरे को कश्मीर जाना है, वो आपको रेडी प्लान्स भेज देंगे, आपने पैसा दे दिया, आपकी बुकिंग्स हो जाएगी, सब काम आपका ऐसे मिनटों में हो जाएगा। तो बेटा प्लान करने के लिए ना बहुत चीजें सोचनी होती है। अब आप इतनी बड़ी कंपनी लेवल पे प्लान कर रहे हो, क्या करना है, कब करना है, कौन क्या काम करेगा, कैसे काम होगा, किधर कितने पैसे खर्च होंगे, किधर कौन सी एक्टिविटीज होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसका क्या सोल्यूशंस हो सकता है, हम कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हैं, बहुत चीजें बेटा सोचनी होती है। प्लान्स करना डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए समय तो लगेगा। आप बोलोगे कि एक दिन में प्लान बना के दे दो, वो पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, और उसकी वजह से काफी बार डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। अर्जेंट सिचुएशंस पे आप प्लानिंग के लिए रुक नहीं सकते, ये दिक्कतें आप फेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बेटा इसका मतलब क्या है? अ प्लान दैट हैज वर्कड once does not mean it will work every time। एक प्लान एक बार काम कर गया मतलब हर बार वो प्लान काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बार डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, डिफरेंट सिचुएशंस होगी, तो हो सकता है हर बार वो प्लान काम ना करे। अच्छा आपने प्लानिंग किया, आपने सोचा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी चीजें आपने सोची, उसके बाद गोल्स अचीव होंगे इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो भाई प्लानिंग में खर्चा होता है, समय जाता है, उसके बाद भी कोई 100% गारंटी नहीं होती कि आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे।
हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप चीजें प्लान करके करते हो तो चांसेस कि आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करोगे ये बढ़ जाता है काफी हद तक, लेकिन गारंटी 100% की यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। तो एक बार प्लान काम किया, हर बार प्लान काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। प्लान करके चीजें करोगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस यहाँ पे इंक्रीज होगा, बट 100% श्योरिटी कोई भी प्लान यहाँ पे दे नहीं सकता। क्लियर है? और इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ, भले यहाँ पे गिवन नहीं है। देखो बेटा, आप चीजें फोरकास्ट करते हो, आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या चीजें हो सकती है, अकॉर्डिंगली आप प्लान करके जाते हो। फिर भी बेटा फ्यूचर को कोई 100% प्रेडिक्ट कर पाया है क्या? क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए, अचानक से कोई चेंजेस हो गए, क्या आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं। और इसके वजह से प्लान्स फेल हो सकते हैं फिर भी। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। ठीक है, जो कि है आपका यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस। अच्छा, प्लानिंग प्रोसेस की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ किताबों में एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग गिवन है। एक्सटर्नल लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई, आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं, बट क्या उसके वजह से प्लान्स खराब हो सकते हैं? हाँ। नेचुरल कैलामिटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, आपके कंट्रोल में है? पहले से पता था? नहीं। क्या उसकी वजह से प्लान्स फेल हो सकते हैं? हाँ। ठीक है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गए, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई, मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, कॉम्पिटिटर ने कोई नया डिस्काउंट ऑफर लॉन्च कर दिया। ये सब चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल के बाहर होती है, और ये सारी चीजें एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में यहाँ पे आती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ए बाबू, प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहली और जरूरी चीज सीक्वेंस और स्टेप्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते, एक भी स्टेप ऊपर नीचे हो गया तो मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। प्रोसेस को मैं डिटेल में तो आपको नोट जरूर दूंगी, बट पहले ना प्रोसेस को लॉजिकली याद रखने की हम कोशिश करते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे प्लानिंग करनी है तो सबसे पहला सवाल आता है किस चीज के लिए? मुझे अगर प्लान्स बनाना है, मैं कहती हूँ प्लान करना है, प्लान करना है, तो सवाल ये आता है किस चीज के लिए प्लान करना है? भाई, घूमने जाना है उसके लिए प्लान करना है, पढ़ाना है इसके लिए प्लान करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं इसके लिए प्लान करना है, किस चीज के लिए प्लानिंग करनी है? राइट? तो इसीलिए प्लानिंग प्रोसेस की सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत होती है, दैट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स पहले डिटरमाइन करने होते हैं, सेट करने होते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे प्लानिंग करना चाहते हो। तो मैंने एक गोल सेट किया कि मेरा प्रोडक्ट है यहाँ पे कैडबरी, मुझे इसके इंक्रीज इन सेल्स करना है बाय 30% दिस ईयर। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, मेरे कंपनी के लिए गोल सेट कर लिया कि मेरा जो प्रोडक्ट है कैडबरी, मुझे कैडबरी के सेल्स 30% इस साल यहाँ पे इंक्रीज करने हैं। चलो ठीक है, मैंने गोल सेट कर लिया। अब क्या बाबू, प्लान्स बनाने से पहले आपको यहाँ पे फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट करने होंगे, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले कल के लिए प्लान कर रहे हो। तो आने वाले कल में क्या हो सकता है, क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, क्या दिक्कतें हो सकती है, बिजनेस एनवायरनमेंट में कहां पे चेंजेस हो सकता है, पहले ये प्रेडिक्ट करना होगा, फोरकास्ट करना होगा, फिर ही तो आप प्लान कर सकोगे, वरना प्लान्स फेल हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं, दैट इज द सेकेंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, विच इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। बेटा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, फ्यूचर इवेंट्स को एनालाइज करना, फोरकास्ट करना, अजम्पशंस करना कि फ्यूचर में कहां कब क्या चेंजेस हो सकते हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली हम अपने प्लान्स को यहां पे बना सके। ठीक है, मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है कैडबरी के बाय 30% दिस ईयर, मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। फ्यूचर में क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने प्रेडिक्ट करी, बिजनेस एनवायरनमेंट को मैंने स्कैन किया। अब क्या, अच्छा मुझे सेल्स बढ़ाने हैं, कैसे बढ़ाऊंगी? अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पैकेजिंग चेंज कर सकती हूँ, नए वेरिएंट ला सकती हूँ, प्राइसिंग चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और लॉन्च कर सकती हूँ, अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे जितने भी तरीके हैं जिससे मैं अपने गोल को अचीव कर सकती हूँ, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो,
जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, उन सब की एक लिस्ट आपको यहां पे तैयार करनी होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, अलग अलग ऑप्शंस जिससे आप अपने गोल्स को यहां पे अचीव कर सकते हो। अब मैंने भी लिस्ट बनाई कि मेरे को अपने कैडबरी के सेल्स इंक्रीज करने, कैसे कर सकती हूँ? तो एडवर्टीजमेंट कर सकती हूँ, पैकेजिंग बदल सकती हूँ, नए वेरिएंट्स लॉन्च कर सकती हूँ, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मैं लॉन्च कर सकती हूँ, फैमिली पैकेजेस यहाँ पे बना सकती हूँ। ठीक है, तो अलग अलग मेरे पास ऑप्शन है, मैंने सारे ऑप्शन की एक लिस्ट यहाँ पे तैयार करी। अब हर एक ऑप्शन को मुझे यहां पे इवैल्यूएट करना होगा। ठीक है, कि हर एक ऑप्शन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसमें क्या एडवांटेज है, किसमें क्या डिसएडवांटेज है, किसमें क्या प्रोज है, किसमें क्या कॉन्स है, ये मुझे यहाँ पे इवैल्यूएट करना होगा, है ना। तो मैंने इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करे, किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या बुरा है, किसमें क्या पॉजिटिव है, किसमें क्या नेगेटिव है। मैंने इसकी पूरी की पूरी लिस्ट बनाई और इसमें मैंने इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे किया। इवैल्यूएट करने के बाद उसमें से जो ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा, ठीक है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मेरे बिजनेस के लिए फायदा लगा, उस ऑप्शन को मैंने यहां पे सिलेक्ट किया। तो मैंने कहा कि देखो, हमें ना नए नए वेरिएंट्स लॉन्च करेंगे, वैरायटीज लॉन्च करेंगे, लोगों को भी ऑप्शंस मिलेंगे, सबकी पसंद के हिसाब से अलग अलग वैरायटीज होगी, तो हमारे सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो जो ऑप्शन मुझे बेस्ट लगा, जिसमें मेरे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा फायदा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट है, वो ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया। क्योंकि सारे तरीके से तो आप काम नहीं कर सकते ना, अलग अलग चॉइसेस है, बट उसमें से एक बेस्ट चॉइस तो सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, बेस्ट चॉइस को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब क्या, अरे तुमको पता है ना क्या करना है, कैसे सेल्स बढ़ाने हैं, तो अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान करो। आपने बोला ना कि आपको डिफरेंट वेरिएंट्स यहाँ पे बनाने हैं, तो वो बनाना शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है दैट इज फॉलो अप। ए बाबू, फॉलो अप का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक बार आपने प्लान बना दिया, प्लान के ऊपर काम शुरू हो गया, तो चेक करते रहना पड़ता है, भाई सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, प्लान्स फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, प्लान में कुछ चेंजेस की तो जरूरत नहीं है, तो उसको हम कहते हैं फॉलो अप एक्शन। तो प्लानिंग की शुरुआत कभी भी होती है बाय सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि किस चीज के लिए प्लान कर रहे हो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्लान बनाने के पहले फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, कहां हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, प्रेडिक्ट करने पड़ते हैं। एक बार आपने प्रेडिक्ट कर लिया, फ्यूचर चेंजेस आपको पता है, तो उस मुताबिक आपको प्लान करना है। ठीक है, मेरा गोल अचीव करना है, गोल अचीव करने के लिए मेरे पास डिफरेंट चॉइसेस है, ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव्स है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स होते नहीं तो प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारे ऑल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद हर एक ऑल्टरनेटिव में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये मैंने पता किया। ऐसा ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन जिससे मुझे सबसे ज्यादा फायदा लग रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे पता है मैं क्या पाना चाहती हूँ, कैसे पाऊंगी, वो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मैं प्लान को इंप्लीमेंट करना, प्लान के मुताबिक काम करना यहाँ पे शुरू कर देती हूँ। काम शुरू हो गया, फिर भी बीच बीच में चेक करना पड़ता है सब कुछ सही चल रहा है, कहीं प्लान्स में कोई चेंजेस की जरूरत तो नहीं है, तो इसीलिए फॉलो अप एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बेटा, मुझे पता है कि काफी बार लगता है इतने सारे प्रोसेसेस है, कैसे याद करेंगे, रट्टा मारना, निमोनिक्स देना, निमोनिक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है। लेकिन द बेस्ट वे टू लर्न एनी प्रोसेस, जिससे आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, इज टू अंडरस्टैंड इट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। मैंने कैडबरी का एग्जांपल लिया, आप चाहे किसी का भी एग्जांपल लो, बट लॉजिकली याद रखोगे तो कभी इसको आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पहले गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं, जो पाने के लिए आप यहाँ पे प्लान करना चाहते हो। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप फोरकास्ट करते हो, फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने प्लान्स बना सको। एक बार फोरकास्टिंग कर लिया, फ्यूचर इवेंट्स क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, चेंजेस आपने प्रेडिक्ट कर लिए, उसके बाद गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उसके आप लिस्ट बनाते हो, उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। एक ऑप्शन हो तो कोई यहाँ पे प्लानिंग की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स है तभी हम प्लानिंग यहाँ पे करते हैं, चाहे 5 हो चाहे 50 हो, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी होती है। उसके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव को हम इवैल्यूएट करते हैं, किसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसमें क्या प्रोज है, किसमें क्या कॉन्स है। हर एक ऑल्टरनेटिव को हम कंपेयर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और उसमें से हम चेक करते हैं किसमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे है।
जो ऑल्टरनेटिव बेस्ट होता है, जिससे हमें लगता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, उस ऑल्टरनेटिव को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उस ऑल्टरनेटिव के मुताबिक, वो प्लान के मुताबिक हम यहाँ पे काम की शुरुआत करते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान है जहां पे हम एक्चुअल काम की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद फॉलो अप एक्शन जरूरी होता है, जहां पे आप कॉन्स्टेंटली इंश्योर करते हो, चेक करते हो कि सब चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है, कहीं पे प्लान को मॉडिफाई या चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। तो यही होता है आपका प्लानिंग का प्रोसेस। हो सके तो इसको इसी तरीके से याद रखना, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको वापस मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, चलिए प्लानिंग चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लगता है, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी सिंपल। एग्जाम में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत सिंपल आते हैं। केस स्टडी के तौर पे आएंगे तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान्स दैट आर गिवन इन द अबाव केस, या आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन आता है, राइट। तो इसीलिए जो टाइप्स ऑफ प्लान्स है उसके मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो भी साथों साथ बता दूंगी। अब हम अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें, हम अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें, तो बेटा टाइप्स ऑफ प्लान्स जो है उसको मेनली दो ही कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो कैटेगरीज? तो एक जिसको हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान, एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। ठीक है बेटा, स्टैंडिंग प्लान का और एक नाम है, इसको यहां पे रिपीट यूज प्लान भी कहा जाता है। नाम में ही मतलब छुपा है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब ऐसा प्लान जिसको आप एक बार इस्तेमाल करते हो, आपका काम खत्म, प्लान खत्म। आप ये प्लान को बार बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे प्लान जो एक स्पेसिफिक काम या प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं, जहां पे प्रोजेक्ट खत्म तो प्लान खत्म, इसको आप वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे प्लान्स को हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान जिसको हम रिपीट यूज प्लान कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऐसे प्लान जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हो, जिनको आप रेगुलरली लंबे समय के लिए बार बार लगातार उसको आप रीयूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, रिपीटेटिवली इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो यहां पे बेटा सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप सिंगल यूज प्लान बनाओगे कि स्टैंडिंग प्लान। कोई भी ऐसी इवेंट, ऐसी घटना, ऐसा काम जो बार बार होता है, ठीक है, हर साल होता है, हर 2 महीने में होता है, हर महीने होता है, ऐसे कामों के लिए आप स्टैंडिंग प्लान बनाते हो कि बार बार सेम काम को करना है तो सेम प्लान का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे, तो स्टैंडिंग प्लान या रिपीट यूज प्लान बनाते हो। ऐसे इवेंट जो एक ही बार होते हैं, ठीक है, जो इवेंट स्पेसिफिक है, जो एक ही बार होता है, वापस सेम इवेंट रिपीट नहीं होता है, तो उसके लिए आप सिंगल यूज प्लान यहाँ पे बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की शादी है, अब उसकी शादी हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने तो नहीं होनी है, एक ही बार होनी है, तो उसके लिए आप सिंगल यूज प्लान बनाओगे। प्रोग्राम सेट करोगे, सिंगल यूज प्लान है। अच्छा, कॉलेज का एडमिशन है तो हर साल बच्चों का एडमिशन होता है, तो एडमिशन के लिए आप एडमिशन प्रोसीजर बनाते हो, तो ये तो एक स्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि हर साल सेम चीज बार बार होते रहती है। जी हाँ, ठीक है। चलिए सिंगल यूज प्लान की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा, सिंगल यूज प्लान यहाँ पे क्या है? सिंगल यूज प्लान एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाते हैं जो वापस फ्यूचर में रिपीट नहीं होने वाली, एक ही बार ये इवेंट यहाँ पे होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका इस्तेमाल एक ही बार होता है, इसीलिए इसको सिंगल यूज प्लान यहाँ पे कहते हैं। एक बार आपका इवेंट खत्म, काम खत्म, तो प्लान खत्म, हम उसको उसके बाद यूज नहीं करते, ठीक है। इसके लिए हम इसको जनरली शॉर्ट टर्म कहते हैं। अब प्लान आप एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए बना रहे हो, इवेंट टू इवेंट डिपेंड करता है, बट जनरली ये शॉर्ट टर्म होता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए प्लान्स नहीं बनते, राइट। डिस्कार्डेड आफ्टर यूज, डिस्कार्डेड मतलब फेंक देना। तो आपका इवेंट खत्म, प्लान का अभी कोई यूज नहीं है, तो ऑब्वियसली वो प्लान रख के क्या करेंगे? उसको हम फेंक देंगे। तो काम खत्म, प्लान खत्म, उसको हम फेंक देंगे। न्यू प्लान इज क्रिएटेड फॉर एवरी सिचुएशन, हर टाइम नई सिचुएशन आएगी, नई सिचुएशन के लिए नया प्लान बनेगा, पुराना प्लान इस्तेमाल कभी भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो बाबू सिंगल यूज प्लान की बात करें तो सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या? सिंगल यूज प्लान बनाते हैं नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स के लिए। नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स मतलब ऐसी सिचुएशंस, ऐसे प्रॉब्लम्स जो बार बार रिपीट नहीं होने वाले, ठीक है। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लान की बात करें तो ये वन टाइम प्रोजेक्ट, कोई भी काम जो एक ही बार होना है, एक ही बार करना है, उसके लिए यहाँ पे ये प्लान्स को बनाया जाता है। प्लान का काम होता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन के को सॉल्व करना, एक स्पेसिफिक काम को यहाँ पे करना जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होने वाली है, और ड्यूरेशन डिपेंड करता है
प्लान के ऊपर। वो एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ता, एक महीना, 4 महीना, 6 महीने का भी हो सकता है, लेकिन जनरली शॉर्ट टर्म होता है। इसके मेनली 2 ही एग्जांपल्स है, बजट्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स कराऊंगी तो बजट क्या है, प्रोग्राम क्या है समझा दूंगी, राइट। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है मेरे दोस्त स्टैंडिंग प्लान, जिसका दूसरा नाम क्या है, रिपीट यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान बनाए जाते हैं फॉर रिकरिंग इवेंट्स, ऐसी इवेंट जो बार बार रिपीट होती है, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, हर 2 साल, ये इवेंट्स रिपीट होती है। तो सेम इवेंट सेम प्लान, सेम इवेंट सेम प्लान, तो ये प्लान बार बार यूज होता है, राइट। स्टैंडिंग प्लान्स लॉन्ग टर्म होते हैं, हम इनको सालों साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल यूज करते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन लाते हैं, बट ये सालों साल ये प्लान यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जरूरत पड़ने पे प्लान्स में थोड़े बहुत चेंजेस लाए जाते हैं, बट प्लान्स को हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेटिव इन नेचर, ये प्लान्स बार बार इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया फेंक दिया, नो, यूज किया रख दिया, वापस सेम सिचुएशन आई सेम प्लान, वापस सेम सिचुएशन आई सेम प्लान, तो इसीलिए इसको स्टैंडिंग प्लान यहाँ पे कहा जाता है, राइट। वापस रिपीट कर दे, स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लान जो इस्तेमाल होता है फॉर रेगुलर इवेंट्स, जो बार बार यहाँ पे रिपीट होती है, रिकरिंग इवेंट्स होती है। प्लान एक बार बनता है, इस्तेमाल बार बार होता है, काफी सालों तक इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पे इसमें थोड़े से चेंजेस या मॉडिफिकेशंस लाए जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स के एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, ठीक है, ये सब यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स है। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ प्लान्स। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर, पॉलिसी, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम, बजट, सारे कर देंगे। हर एक इसमें कीवर्ड बताऊंगी, नोट्स बाद में बनाओ कि अभी बनाओ, कीवर्ड जरूर नोट करना, क्योंकि यही कीवर्ड्स आपको मदद करेंगे टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान इन द केस स्टडी। ठीक है, चलिए, सबसे पहला टाइप ऑफ प्लान है दैट इज ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप क्या पाना चाहते हो। जैसे मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी बाय 30%, टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कंपनी बाय 30%, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बाय 5 करोड़। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, आप क्या पाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, आपका क्या गोल है, आपका क्या टारगेट है। अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो हमेशा एंड एज वेल एज द स्टार्ट ऑफ प्लानिंग होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूं। हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ये साथ ही साथ एक कीवर्ड है, हाँ, ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्ट एज वेल एज एंड ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग की शुरुआत भी ऑब्जेक्टिव से होती है, अंत भी ऑब्जेक्टिव से होता है। कैसे, तो बेटा हम प्लानिंग प्रोसेस की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट ऑफ प्लानिंग होता है बाय सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, अभी मैंने प्रोसेस पढ़ाया। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या था, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग की शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव सेट करने से, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने से कि हम प्लानिंग के द्वारा क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। प्लानिंग खत्म कब होता है, प्लानिंग एंड्स when objectives are achieved। तो बेटा एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग क्या होता है कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेट किए थे, हमने उसको यहाँ पे पा लिया। तो शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव सेट करने से, अंत होता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने से, बट शुरुआत भी ऑब्जेक्टिव से हुई, अंत भी ऑब्जेक्टिव से हुआ। इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग स्टार्ट as well as end of objective start as well as end of planning होता है। ठीक है, दूसरी जरूरी चीज, ऑब्जेक्टिव जो है, कोई भी कंपनी जब अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट कर रही है, प्रॉफिट बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव जब आप सेट कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, मतलब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। मतलब क्या, ठीक है, सबसे पहले स्मार्ट का मतलब क्या होता है, तो स्मार्ट एक एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म है। प्लानिंग करते वक्त, ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त, ऑब्जेक्टिव में ये 5 चीजें मौजूद होनी चाहिए। एस का मतलब है स्पेसिफिक, आपके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए।
मुझे सेल्स बढ़ाना है, मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है, ऐसे नहीं चलेगा। कितना? 10%, 20%, 15%, 30%, 35%, 40%, कितना? ये स्पेसिफाई करना, ऑब्जेक्टिव को क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, वरना ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया कैसे पता चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक रखो। मुझे सेल्स बढ़ाना है बाय 30%, मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है बाय 10%, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है बाय 5%। स्पेसिफिक रखो, उसको क्वांटिफाई यहां पे करना जरूरी है। नेक्स्ट, वो मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, मेजरेबल मतलब क्वांटिफाई करना। देखो, पहली चीज तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्पेसिफिक होने चाहिए। मुझे ना कुछ अच्छा करना है, अच्छा मतलब मुझे ना कंपनी में कुछ तो करना है, मतलब मुझे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट मेजरेबल होनी चाहिए, मतलब क्वांटिफाई 5% से, 10% से, 15% से, 25% से। तो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो आप क्या करना चाहते हो और कितना करना चाहते हो। रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो 15% से, सेल्स बढ़ाना चाहते हो 10% से, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो 5% से, डिफेक्ट रेट इन प्रोडक्शन कम करना चाहते हो 10% से। सो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल रखना जरूरी है। ओके, थर्ड चीज, ये अचीवेबल होने चाहिए। देखो बेटा, चैलेंजिंग गोल सेट करो, वो जरूरी है, वो आपको एक मोटिवेशन देता है और ज्यादा मेहनत करने का, और ज्यादा यहाँ पे एफर्ट्स डालने का। लेकिन वो एक कहावत है ना, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चद्दर हो। ऐसे गोल सेट मत करो जो आपके लिए अनअचीवेबल हो, नॉन अचीवेबल हो, जिनको आप अचीव कर ही नहीं सकते। ऐसे गोल सेट मत करो। मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है 30% से, मुझे 3 महीने में 300% प्रॉफिट बढ़ाना है। अरे कैसे कर सकते हो भाई? कोई आपकी वशकल का मुम की पेंसिल है, वो सोनपरी थोड़ी है कि आपका प्रॉफिट 3 महीने में 300% बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जो इम्पॉसिबल है, ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट मत करो। अचीवेबल होने चाहिए, मुमकिन होने चाहिए, भले डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग हो, बट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, दे मस्ट बी रेलिवेंट। अब मैं चॉकलेट्स बनाती हूं, मेरी चॉकलेट बनाने की कंपनी है। मैं कहती हूं कि मैं चाहती हूं कि मुझे ना 4 नए कार्स लॉन्च करना है। भाई तुम चॉकलेट का बिजनेस कर रहे हो, कार्स लॉन्च करने की किधर बात कर रहे हो? तो रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस टारगेट है, उससे वो अलाइन होना चाहिए। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ना इस साल कम से कम 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है। अरे तुम चॉकलेट्स बेचते हो, तुम बिजनेस करते हो, तो 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देना ये आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, राइट? तो रेलिवेंट बिजनेस, उसका जो गोल है, उसका जो प्रोडक्ट है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसे नहीं बिजनेस कुछ और है, काम कुछ और है, ऑब्जेक्टिव कहीं और सेट कर रहे हो, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, द लास्ट, इट मस्ट बी टाइम बाउंड। मुझे ये करना है कितने समय में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंपनी के सेल्स बढ़ाने हैं 30% से विद इन 1 ईयर। ठीक है, एंड टाइम बाउंड। कहने का मतलब क्या है? मुझे कंपनी के सेल्स 30% से बढ़ाना है। ठीक है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, पॉसिबल है, रिलेवेंट है कि बिजनेस कर रहे हो, सेल्स बढ़ाओगे, प्रॉफिट बढ़ाओगे। बिजनेस का एम होता है कितने समय में? 6 महीने में बढ़ाने, 1 साल में बढ़ाने, 2 साल में बढ़ाने, 3 साल में बढ़ाने। काम करना है कितने समय में ना, टाइम पीरियड भी मेंशन होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये पांचों चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि आपने सही ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सेट किए हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स के अगर कीवर्ड्स की बात करें, इट इज द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ प्लानिंग। इट इज द गोल दैट द कंपनी इज वांटिंग टू अचीव। कहीं पे भी स्टेटमेंट आता है रेवेन्यू 30% से बढ़ाना है, मुझे सेल्स 2.5 लाख करना है, मुझे प्रॉफिट 10% बढ़ाना है, ठीक है, मुझे एडवर्टाइजिंग पे स्पेंडिंग कम करना है, मुझे डिफेक्ट इन प्रोडक्शन यहाँ पे कम करना है, तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। ओके, चलिए सेकेंड टाइप ऑफ प्लान पे जाते हैं, दैट इज स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजीज are formulated to achieve the objectives। आपको एक एग्जाम्पल यहां पे देती हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं आई वॉन्ट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर of our
प्रोडक्ट बाय 30% इन नेक्स्ट 2 years। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्मार्टफोन्स बेचते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा स्मार्टफोन्स का जो मार्केट है वो 30% से यहाँ पे 2 साल में इंक्रीज हो। मतलब जितने अभी हम फोन्स बेच रहे हैं, जितने कॉम्पिटिटर्स के फोन बिक रहे हैं, तो मेरा फोन यहाँ पे 30% और ज्यादा बिके एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, मैंने गोल या ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेट किया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। ठीक है, आपने बोल तो दिया कि आपको मार्केट शेयर 30% से 2 साल में बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे, क्या करोगे? तो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं दैट इज स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में हम डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहां पे कितने रिसोर्सेस खर्च करेंगे, तो ये हम स्ट्रैटेजी में डिसाइड करते हैं। तो स्ट्रैटेजी जो है लॉन्ग टर्म प्लान्स है, स्ट्रैटेजी का मेन काम होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। कीवर्ड 1 ये लॉन्ग टर्म है, कीवर्ड 2 ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बनाया जाता है। स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव या तो कॉम्प्लेक्स प्लान्स है, कीवर्ड 3, क्योंकि इसमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां पे कितने रिसोर्सेज यूज होंगे, किसको कितना पैसा दिया जाएगा, कौन क्या काम करेगा, सब कुछ इस पे डिसाइड होता है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। थर्ड कीवर्ड ये स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन बताता है, मतलब कब कहां क्या काम करना है ये स्ट्रैटेजी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी में डिसाइड होता है, किधर कितना पैसा लगाएंगे, किधर कौन सी मशीनरी, किधर कितना रॉ मटेरियल, ये स्ट्रैटेजी में डिसाइड होता है। तो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जहां पे नेक्स्ट 1 year 2 years 5 years में हम क्या करेंगे जिससे हम अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके, ये स्ट्रैटेजी में डिसाइड होता है। थर्ड ये डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन बताता है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए क्या क्या काम कब कहां कैसे करना है। फोर्थ इसमें हम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट को कितना बजट, कितना पैसा, कितना काम, क्या करना है, ये अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिसाइड होता है। फिफ्थ स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म और कॉम्प्लेक्स होती है, स्ट्रैटेजीज बनाना डिफिकल्ट होता है, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक काम, हर एक रिसोर्स को यहाँ पे आपको बताना होता है कि कहाँ पे कब क्या होगा, राइट। एंड स्ट्रैटेजीज जो है बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्ट्रैटेजीज बनाने से पहले बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट 2 साल 5 साल के लिए आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, नेक्स्ट 5 साल आपका बिजनेस एनवायरनमेंट सेम तो नहीं रहेगा, तो कब कहां क्या चेंजेस आएंगे ये समझकर फिर ही स्ट्रैटेजी को बनाना होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बताना चाह रही हूं, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी की बात करें, ये दोनों जो है नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, अब कुछ किताबों में स्टैंडिंग प्लान गिवन है, मुझे यहाँ पे पता है, बट इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल या अंडरस्टैंडिंग भी देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी ना सिंगल यूज में क्लासिफाई होती है ना स्टैंडिंग में यहाँ पे क्लासिफाई होती है, क्योंकि एक ये मैनेजरियल लेवल प्लान्स है। ठीक है, मैनेजरियल लेवल प्लान्स कभी भी क्लासिफाई नहीं होते, सिर्फ ऑपरेशनल लेवल प्लान्स को सिंगल यूज या स्टैंडिंग में क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव्स हर बार डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो ये दोनों कैटेगरी में फॉल हो सकता है, इसके लिए हम इसको कोई भी एक कैटेगरी में नहीं डालते, राइट। एक बार वापस रिपीट कर दूं, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, आप क्या पाना चाहते हो, आपका गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट एंड एंड ऑफ प्लानिंग है और उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कॉम्प्लेक्स होती है, लॉन्ग टर्म होती है, जहां पे नेक्स्ट 1 साल 2 साल 5 साल में क्या करना है हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होंगे, कौन क्या कब काम करेगा, ये सारी चीजें स्ट्रैटेजीज में डिसाइड होती है। ये आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन देता है जो फॉलो करके आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो।
स्ट्रैटेजीज बनाने से पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट 2 साल 5 साल आपका बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं रहने वाला। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान, दैट इज पॉलिसी। बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ प्लान है पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी का मतलब क्या? तो पॉलिसी का मतलब होता है, पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट और solution to a recurring प्रॉब्लम। तो कोई भी एक रेकरिंग प्रॉब्लम है ना, जो बार बार एक ही प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रॉब्लम के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन बनाना, दैट इज पॉलिसी। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी यहाँ पे सोने की दुकान है, ठीक है, एक ज्वेलरी स्टोर है हमारी, एक सोने की, यहाँ सोने चांदी जेवरात की एक दुकान है, ज्वेलरी स्टोर है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग ना बार बार चीजें उधारी मांगते हैं कि भाई आप ये चीज मेरे को दे दो, हफ्ते हफ्ते में हम पे करेंगे, नेक्स्ट 3 महीने में पे करेंगे, नेक्स्ट 6 महीने में पे करेंगे। अब इसमें क्या होता है, हम उधारी दे तो देते हैं, लेकिन लेते वक्त सब ठीक, बाद में जब उधारी वापस करने की बारी आती है, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, मैं गांव में हूं, एक हफ्ते बाद आ जाओ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये हो गया, बड़ी दिक्कत है भाई। तो हमने सोचा ये प्रॉब्लम है ना हमें बार बार होती है, तो हमने एक पॉलिसी बना ली कि आज के बाद उधारी बंद। अब मेरा एक सैलून है, दिक्कत ये होती है कि वीकेंड्स पे इतनी भीड़ हो जाती है, लोग एक साथ आ जाते हैं, फिर सबको वेटिंग करना पड़ता है, फिर झगड़े होते हैं और कितना टाइम, ये क्यों वो क्यों, पहले मेरा नंबर, बड़ी दिक्कत है। तो हमने एक पॉलिसी बना दी, अपॉइंटमेंट ओनली पॉलिसी। अपॉइंटमेंट लेके ही आने का, उसके अलावा आपको नहीं आना है। ठीक है, तो पॉलिसी की बाबू अगर हम बात करें तो पॉलिसी जो है जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक सिचुएशंस, रेकरिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे होता है, जहां पे एज अ मैनेजर आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो सो दैट एक प्रॉब्लम जो आप बार बार फेस कर रहे हो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। अच्छा, पॉलिसी जनरली फ्लेक्सिबल होती है, अपनी मर्जी से आप इसमें बदलाव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका एक रेगुलर क्लाइंट है, अर्जेंटली उसको कहीं जाना था, अपॉइंटमेंट लेना भूल गया, तो रिक्वेस्ट करी, अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करके कर दोगे क्या, थोड़ा अर्जेंट है, मैं भूल गए, हाँ ठीक है चलो 4 बजे आ जाओ। तो पॉलिसीज आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबल होती है और आपके हिसाब से आप उसको चेंज यहाँ पे कर सकते हो। नो क्रेडिट पॉलिसी, अपॉइंटमेंट ओनली पॉलिसी, 18 साल से ऊपर के लोगों को ही देंगे उसकी पॉलिसी। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स ऑफ पॉलिसी यहाँ पे है। ओके, चलिए, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान है। हाँ, हर बार आप नई पॉलिसी नहीं बनाते, एक बार आपने पॉलिसी बना दी, वही पॉलिसी सालों साल आपकी चलती आती है। मैंने अपनी दुकान में एक पोस्टर लगा दिया, नो क्रेडिट पॉलिसी, पिछले 10 साल से हम सेम पॉलिसी अपना रहे हैं, कोई भी चीज उधारी पे नहीं दे रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान, दैट इज अ प्रोसीजर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोसीजर में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे हम प्रोसीजर में यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो जब हम प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर क्या है? स्टेप वाइज काम जो आप फॉलो करते हो टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और टास्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर यूजी एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो उसका ये प्रोसीजर है। स्टेप 1, सीयूईटी की एग्जाम मैंडेटरी है, तो सीयूईटी की एग्जाम आपको यहाँ पे देनी है। कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करोगे उसके लिए आप हमारा प्रोस्पेक्टस रीड कर सकते हो, कोर्सेज के मुताबिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रीड करके आप सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेप 2, सीयूईटी का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद दिल्ली का यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको भरना होता है। स्टेप 3, फेज 2 शुरू हो जाता है, सीसास पोर्टल यहाँ पे शुरू हो जाता है, जहां पे आपके जो प्रेफरेंशियल कॉलेज है वो आपको यहाँ पे भरने होता है। तो स्टेप वाइज चीजें यहाँ पे आप कर रहे हो, राइट? तो जब भी आप स्टेप वाइज चीजें करते हो, स्टेप वाइज कोई काम या एक्टिविटी या टास्क को करते हो, तो उसको हम यहाँ पे प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हाईलाइट करके दे रही हूं, एक बार एग्जाम में आया था, बच्चे आंसर नहीं कर पाए थे, तो मैं आपको अभी बता देती हूं। पॉलिसी और प्रोसीजर दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं।
कभी भी प्रोसीजर बनाते वक्त आप पॉलिसी को ओवरलैप नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दे रही हूं। फॉर एग्जांपल मेरी पॉलिसी थी नो क्रेडिट पॉलिसी, मैं कोई भी चीज उधारी पे नहीं देती। कल उठ के मैंने एक वेबसाइट बनाई जहां पे ऑनलाइन भी लोग यहाँ पे ज्वेलरी आइटम्स गिफ्टिंग चीजें खरीद सकते हैं। उसमें मैंने एक प्रोसीजर बनाया कि अगर आप हमारी चीजें ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। स्टेप 1, ये हमारी वेबसाइट है, उस पर आपको लॉग इन करना है। स्टेप 2, जो चीजें आपको पसंद आए उसके ऊपर क्लिक करके उसको चेक करके डिस्क्रिप्शन देख लो, फिर कार्ट में ऐड करो। ठीक है। स्टेप 3, आप कार्ट को यहाँ पे वेरीफाई करो, चेक करो, ऐड माइनस करना है करो, या फिर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करो। स्टेप 4, आप पेमेंट गेटवे पे जाओ, पेमेंट करो, चाहे आप कोई भी मोड ऑफ पेमेंट से पे करो। अच्छा, उसमें मैं ये ऑप्शन नहीं रख सकती कि अभी पे नहीं करना तो आप क्रेडिट पे ले लो, हर 2 महीने में आप पे करना। क्यों? क्योंकि मेरी पॉलिसी है, मैं क्रेडिट पे चीजें नहीं देती। तो प्रोसीजर कभी भी ऐसा नहीं बन सकता जो पॉलिसी के अगेंस्ट हो या पॉलिसी को ओवरलैप कर रहा हो। पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोसीजर बनाना होता है। कभी भी पॉलिसी के अगेंस्ट जाता हुआ प्रोसीजर आप नहीं बना सकते। ठीक है। जो परचेसिंग गुड्स है उसके लिए प्रोसीजर हो सकता है, एडमिशन के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर हो सकता है, गुड्स इंस्पेक्शन का प्रोसीजर हो सकता है, अलग अलग प्रोसीजर्स हो सकता है। ओके, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज रूल्स। सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान। देखो, रूल्स के अगर कीवर्ड्स की बात करूं ना, रूल्स के अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं, सबसे पहला कीवर्ड है ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है। ठीक है। रूल्स रिजिड होते हैं, इनमें आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते। नो डिस्क्रिशन अलाउड, इसमें थोड़ा चल जाएगा, थोड़ा नहीं चलेगा, 19-20 चलेगा, नहीं होता है। रूल्स तोड़ने पे, फॉलो ना करने पे पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज होती है। रूल्स डिटरमाइन करते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ये रूल्स आपको यहाँ पे बताते हैं। तो रूल्स भी स्टैंडिंग टाइप ऑफ प्लान है। एक बार रूल बन गया तो वो रूल्स कंटिन्यूसली सालों साल इस्तेमाल होता है। ऐसे नहीं कि हर दिन नए रूल्स, हर हफ्ते नए रूल्स आप बनाते हो। रूल्स यहाँ पे बताते हैं आपको क्या करना चाहिए या क्या अलाउड नहीं है, क्या आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। रूल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी या डिस्क्रिशन अलाउड नहीं होता है। 19-20 चल गया, थोड़ा सा चल गया, नो। रूल्स तोड़ा तो पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स होती है। अगर आपने वायलेशन ऑफ रूल्स किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग रूल, वेयरिंग ऑफ आईडी कार्ड इज कंपल्सरी, ओनली वेजिटेरियन फूड अलाउड, ठीक है, नो एंट्री विदाउट टिकट, तो ये सारे रूल्स है। ओके, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज मेथड्स। मेथड्स भी एक स्टैंडिंग प्लान है, रिपीट यूज प्लान यहाँ पे है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मेथड्स का मतलब क्या? बाबू, कुछ काम करने के अनेक तरीके होते हैं। ओके, तो एक डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन जो आप फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नेशनल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करना है या हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो उसके अलग अलग मेथड्स है। इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है। तो कौन सा मेथड आप फॉलो करोगे, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करके आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे, दैट इज मेथड्स। मेथड्स और प्रोसीजर में काफी बार कंफ्यूजन होता है, दोनों में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो आप फॉलो करते हो। प्रोसीजर क्रिटिकल टास्क के लिए होता है, मेथड्स रेगुलर काम जो आप हर दिन एवरीडे करते हो ना, रूटीन टास्क के लिए होता है। तो मेथड्स की बात करें, मेथड्स भी स्टैंडिंग प्लान है। एक बार एक मेथड फाइनलाइज कर दिया कि ये काम ऐसे करना है, रिपीटेटिवली आप वही मेथड यूज करके यहाँ पे काम को करते जाते हो। तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म, ये मेथड का कीवर्ड है। कोई भी काम को कैसे करना है ये मेथड यहाँ पे बताता है। राइट मेथड सिलेक्ट करने से समय बचता है, पैसा बचता है, एफिशिएंसी बचता है। अगेन ये इसका कीवर्ड है। मेथड्स फ्लेक्सिबल होता है, प्रोसीजर्स रिजिड है, बट मेथड्स फ्लेक्सिबल है। कभी कभी उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, स्टेप्स को आगे पीछे कर सकते हो। चाय पत्ती में पानी डालो या पानी में चाय पत्ती डालो, एक ही हो गया। ठीक है। तो यस, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, मेथड्स टू कुक राइस एक्सेट्रा। ओके, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट दैट इज प्रोग्राम।
अच्छा, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है डैश इज अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान, डैश इज अ टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लान। एक आसान तरीका बता दूं, सिर्फ दो ही सिंगल यूज प्लान है। देखो क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो एक होता है आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स, ओके, दूसरा होता है सिंगल यूज प्लान्स, और तीसरा होता है नाइदर, ना सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग है। अब नाइदर में तो दो आपके आ गए, एक ऑब्जेक्टिव्स है जो स्टैंडिंग और सिंगल यूज नहीं है, और दूसरा स्ट्रैटेजी है जो ना स्टैंडिंग है ना सिंगल यूज है। दूसरा, अब सिंगल यूज प्लान याद रखना, क्योंकि दो ही टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लान्स है, दैट इज प्रोग्राम्स एंड बजट। ठीक है, जितने भी बाकी प्लान्स बचे, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो मेथड्स हो, चाहे वो प्रोसीजर्स हो, ठीक है, चाहे वो रूल्स हो, ये सारे जो है टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स यहाँ पे है। ओके, चलिए अब प्रोग्राम्स की बात करें। प्रोग्राम एक सिंगल यूज प्लान है। प्रोग्राम को ना याद रखना बहुत सिंपल है, सारे प्लान्स का एक कॉम्बिनेशन बना दो, ऑब्जेक्टिव प्लस स्ट्रैटेजी प्लस मेथड प्लस पॉलिसी प्लस रूल्स प्लस प्रोसीजर, सारे प्लान्स को एक कॉम्बाइन कर दो तो प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम जनरली कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैरी आउट करने के लिए, जैसे कि मुझे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करना है, डैम करना है, मॉल बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट यहां पे डिजाइन होता है। जैसे मैंने कहा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अदर प्लान्स, तो उसको हम यहां पे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम इज जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट, जहां पे हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, सारे प्लान्स का कॉम्बिनेशन है, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, चलिए लास्ट टाइप ऑफ प्लान पे जाते हैं, दैट इज बजट। अगेन ये एक सिंगल यूज प्लान है, एक लौता प्लान जो न्यूमेरिकल है, जो नंबर्स में हमेशा होता है। एंड बजट जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कंपनी है उसका सेल्स बजट है, ठीक है, तो वो कहता है 2025-26 का हमारा सेल्स बजट है, जहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि 2025-26 में हम मिनिमम 10,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट यहां पे बेचेंगे। प्राइस पर प्रोडक्ट हम 100 रुपीज लेते हैं, तो टोटल हमें कितना पैसा आएगा सेल्स करने से, तो 10,000, 4020 ऐड कर दो, ठीक है, तो वो हो गए आपके 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए जो है ये हमारा सेल्स बजट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025-26 में हम 10,000 यूनिट्स बेच के हर एक यूनिट 100 रुपए पे बेचेंगे, तो 10 लाख का हम यहाँ पे सेल्स करेंगे। याद रखना ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं। हो सकता है कि इससे हम ज्यादा बेचे, इससे हम कम बेचे, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकता है, बट ये हमारी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो बजट जो है एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि एक साल में हम ये अचीव करेंगे, इतना बेचेंगे एंड सो ऑन। बजट से हम कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड फिगर कर सकते हैं। जैसे मेरा एक्सपेक्टेड था 10 लाख, हो सकता है कि एक्चुअल में मैंने 9 लाख का भी किया हो या 11 लाख का भी किया हो, तो बजट से ज्यादा किया, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। बजट एक टूल ऑफ कंट्रोलिंग है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज हमें यहाँ पे करनी है, ओके, जिसके लिए हमें बजट दिया है इवेंट करने के लिए, और वो बजट है हमारा 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए में हमें यहाँ पे इवेंट करनी है, ओके। अब इवेंट करनी है तो कई सारे काम हैं, जिसमें एक काम होता है कि आपको डेकोरेशन यहाँ पे करने हैं। अब डेकोरेशन पे अगर हम यहाँ पे 3 लाख खर्चा कर देते हैं, तो बच्चे 7 लाख में बाकी काम नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको करेक्ट करते हैं एंड रिडक्शन इन एक्सपेंसेस ऑन डेकोरेशन यहाँ पे करते हैं कि भाई देखो बजट से बाहर चीजें जा रही हैं, तो रुक जाओ और बजट को यहाँ पे कम करो, खर्चे को यहाँ पे कम करो। तो बजट आपको बताता है कि इतना करना है, ऐसे करना है, इतने में होना है, इतना अचीव करना है।
तो आप कॉन्स्टेंटली चेक करते हो कि बजट के मुताबिक चीजें हो रही है या बजट से बाहर जा रही है, तो आप उसके लिए कंट्रोलिंग करते हो, करेक्टिव एक्शन लेते हो और कोशिश करते हो बजट के मुताबिक सारी चीजें यहां पे हो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है, वन शॉट वीडियो है, हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। समरी की बात करें तो प्लानिंग का फुल चैप्टर बाबू मैं आपको यहाँ पे करा चुकी हूँ। ठीक है, चाहे प्लानिंग का आपका मीनिंग हो, फीचर्स हो, इंपॉर्टेंस हो, प्रोसेस हो, लिमिटेशंस हो या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स हो। टाइप्स ऑफ प्लान्स हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना पड़े। सबसे बेस्ट काम होता है टू रिमेंबर द कीवर्ड। जैसे मैंने अगर कहा कोर्स ऑफ एक्शन, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग टर्म, अ प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज स्ट्रैटेजी। अगर मैं कहती हूं एक जनरल स्टेटमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज पॉलिसी। अगर मैं कहती हूं अ प्लान व्हेन made or when selected helps to reduce the cost, save time and brings in efficiency, that is method. Sequential steps followed to achieve a particular task, that is procedure. Plans that is simple but non-discretionary, that are rigid, that is rules. Combination of all the other plans, that is program. Numerical plans, that is budget. What we want to achieve, a type of plan, that is objective. तो भाई तुम ये जो कीवर्ड्स है ना, इससे इजीली टाइप्स ऑफ प्लान्स पहचान सकते हो, बट ये कीवर्ड्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे आपको लग सकती है। ठीक है, बाकी आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे एंड कर रही हूं। कोई होमवर्क आपको नहीं दे रही, बस एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको जाते जाते पूछना चाहूंगी, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अ टाइप ऑफ प्लान that focuses on ensuring that the actual performance matches the expected result is dash। कौन सा टाइप ऑफ प्लान यहाँ पे फोकस करता है कि मेरे एक्चुअल रिजल्ट जो है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच करे। यू हैव द कीवर्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, इससे ज्यादा हिंट ही दूंगी। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर ये टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ, जितनों के जवाब दे पाऊंगी देती भी हूँ। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपका डाउट यही के यही सॉल्व हो जाए। बाकी आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के साथ हम जरूर मिलेंगे। आज के लिए यहीं पे टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ फैबुलस डे अहेड।